प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके लिए दोबारा से हाजिर हुआ हूँ नए टॉपिक के साथ। हम सोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और सोल्यूशन चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमने रॉड्स लॉ करना है। उससे पहले एक टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर, क्योंकि जब तक आपको वेपर प्रेशर का नॉलेज नहीं होगा आप रॉड्स लॉ और हेनरीज लॉ आप समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली आपको पहले वेपर प्रेशर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं। उसमें हमने लिक्विड स्टेट की थी, वहाँ 3 हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो वहाँ पे आप उसको दोबारा देख लीजिए। खास तौर पे आप वेपर प्रेशर वाला जो पोर्शन है उसको दोबारा देख लीजिए, उसको एक बार नज़र लगा लीजिए। और उसमें फैक्टर्स जो है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर जो है डिपेंड करता है वो देखने हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर इन शॉर्ट में। तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का भी हो सकता है बच्चे, जहाँ हम सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर देख सकते हैं। तो किसी लिक्विड का जहाँ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड की सरफेस के ऊपर, जहाँ सोल्यूशन की सरफेस के ऊपर जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम मतलब जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होते हैं, उस समय जो वेपर्स का प्रेशर पड़ता है लिक्विड की सरफेस के ऊपर जहाँ सोल्यूशन की सरफेस के ऊपर, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये हमने 11th में किया था। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, या सोल्यूशन भी ले सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए। तो ये हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है, सपोज कर लीजिए। अब हमने 11th में एक थ्योरी पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके साथ ही हमने थ्योरी पढ़ी थी लिक्विड के लिए। तो हमने ये देखा था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी गैसेस की तरह कंटिन्यूसली आपस में क्या करते रहते हैं? कोलाइड करते रहते हैं, उनमें कोलिजन होते रहते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। उसमें क्या होता है? कोलिजन के दौरान एनर्जी की क्या होती है? एक मॉलिक्यूल के दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी लो हो जाती है, किसी की हाई हो जाती है। जिनकी एनर्जी हाई हो जाती है वो कोशिश करते हैं एस्केप करने के लिए। जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब थर्मल एनर्जी की बात हमने की थी सॉलिड स्टेट में, तो थर्मल एनर्जी बढ़ने से वो किस में जाना कोशिश करते हैं? गैसेस स्टेट में जाना शुरू करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ड्यू टू कोलिजन की वजह से, वो कहाँ पे आ जाएंगे? लिक्विड की सरफेस के ऊपर, और जहाँ से वो एस्केप करने की कोशिश करेंगे इनको गैसेस स्टेट में। तो ये जो एरोज मैंने दिखाया हुआ है, ये लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किस में जा रहे हैं? गैसेस स्टेट में जा रहे हैं। अब जब यहाँ से जाएंगे, यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जैसे ही ऊपर जाएंगे, ऊपर जो है अगर हमारे पास जहाँ पे कोई हमने कंटेनर लगाया हुआ, जब कंटेनर के साथ वो कोलाइड करेंगे, जहाँ जो मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी इनकी एनर्जी दोबारा लो हो सकती है। जहाँ कंटेनर के साथ कोलाइड करने से इनकी एनर्जी लो हो सकती है, तो ये वापस लिक्विड की सरफेस के ऊपर आपस आके स्ट्राइक करेंगे और ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट में। शुरू में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके वापस आएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऊपर जा रहे हैं गैसेस स्टेट में, इनको हम क्या बोलते हैं? वेपर्स बोल रहे हैं। और इसका तरह का जो फिनोमेना होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब जो मॉलिक्यूल ऊपर से जो वेपर्स हैं ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, इनकी एनर्जी लो हो जाएगी, जो वापस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एरो मैंने नीचे की तरफ रखा है, जब जहाँ स्ट्राइक करेंगे ये वापस किस में चले जाएंगे? लिक्विड स्टेट में। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। तो शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑलमोस्ट 0 होता है, पर धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जाता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता जाता है। क्योंकि पहले लिक्विड की सरफेस से सारे मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, अब कुछ सरफेस उनने ऑक्यूपाई कर ले जो वापस यहाँ पे आके कोलाइड कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से शुरू में 200 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था, वापस कुछ नहीं आ रहा था, ऊपर से 2 कोलाइड किए, वापस आगे फिर 3, फिर 4, फिर 5, धीरे 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 ऐसे बढ़ते गए। एक स्टेज ऐसी आई 100 जहाँ से ऊपर जा रहे हैं और 100 ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर आ जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाएगा। तो दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जितने भी वेपर जहाँ के ऊपर स्ट्राइक कर रहे होंगे, वो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जो है बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? तो वो फैक्टर है, सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। जो आपने लिक्विड लिया होगा उसकी नेचर क्या है। अगर हम बात करें, हमारे पास 2 लिक्विड है, एक वाटर है, एक डाइमिथाइल ईथर है, क्या दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा होगा? नहीं, क्योंकि दोनों की नेचर अलग है। नेचर मतलब हम आगे जाके अभी दूसरे फैक्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो लिक्विड टू लिक्विड जो है वो वेपर प्रेशर वेरी करेगा, सबका वेपर प्रेशर एक जैसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? बेसिकली
जहाँ से मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी जो है ओवरकम कर रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तभी वो गैसीय स्टेट में जा पा रहे हैं। तो मेन जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है। तो किसी लिक्विड में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वो वेपर में जाना पसंद नहीं करेगा, तो उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो वो इजिली जाएगा, एस्केप करेगा, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। जैसे हम वाटर और डाइमिथाइल ईथर की बात कर रहे थे, तो वाटर में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बट ईथर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम वाटर और ईथर की बात करें तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है। जबकि ईथर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वैन डेर वाल्स फोर्स है, वो वीक है, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। फिर दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा आ गया हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, अगेन जो है नंबर ऑफ वेपर जो है वो बढ़ जाएंगे ऊपर, तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। याद रखना है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये हम तब बात करेंगे जब हमारे पास प्योर लिक्विड नहीं है, हम सोल्यूशन की बात करें। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि सॉल्यूट आपने जो लिया हुआ है वो कौन सा है, क्या वो पोलर है, नॉन पोलर है, वो यहाँ पे हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हमारा यहाँ पे मुद्दा है कि क्या वो वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी नहीं देखनी है हमने देखना है वेपर प्रेशर। सॉल्युबल होगा तो तभी वो हम सोल्यूशन बन पाएगा। तो यहाँ पे हमने देखना है नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या देखनी है कि वो वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। अगर तो बच्चे सॉल्यूट जो है वो वोलाटाइल होगा तो वो उसके भी वेपर्स बनेंगे, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो जो प्योर कंपोनेंट्स है दोनों हमने मिक्स किए, फॉर एग्जांपल आपने वाटर ले लिया, वाटर में आपने मिथनॉल ले लिया या वाटर में आपने एसीटोन डाल लिया, तो दोनों ही क्या वोलाटाइल हैं, वाटर भी वेपरेट होगा और एसीटोन भी वेपरेट होगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह से अगर आपने उसमें नमक डाल दिया, जो आपका सॉल्यूट था, पानी में आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो नमक जो है वो नॉन वोलाटाइल है, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड की सरफेस के ऊपर 1000 मॉलिक्यूल जो थे पानी के वो बाहर निकल रहे थे, 1000 ही वापस आएंगे, 1000 में से 500 भी आ सकते हैं, डिपेंड कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जब हमने सोल्यूशन ले लिया, हमने साल्ट डिजॉल्व कर लिया, तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर पहले सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल थे जो बाहर निकल रहे थे। अब सोल्यूशन में दोनों के मॉलिक्यूल हैं, मैं डॉट यहाँ पे लिखूंगा, ये सपोज कर लीजिए हमारा जो साल्ट था उसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब साल्ट के मॉलिक्यूल जो है वो भी सरफेस के ऊपर है, पहले जहाँ पे 1000 थे तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बाहर निकलने की ज़्यादा थी। अब जहाँ 1000 में से सपोज कर लीजिए हमारे पास 400 मॉलिक्यूल जो है वो साल्ट के भी आ गए हैं और 600 जो है वो रह गए किसके, वाटर के। अब पहले 1000 में से वेपर बन रहे थे, अब किस में से बनने के चांसेस है, 600 में से, तो नेचुरली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो याद रखना है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, पर जब हम वोलेटाइल कंपाउंड डालते हैं उस समय वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसमें भी दो चांसेस आपने आगे जाकर स्टडी करने हैं, चाहे वोलेटाइल ही सॉल्यूट आपने क्यों ना डाला हो, वहाँ पे भी दो चांसेस हैं कि जो नेट प्रेशर है वो कम होगा या बढ़ेगा। उसमें हमें आगे जाके पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रॉड्स लॉ, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हम रॉड्स लॉ स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज रॉड्स लॉ? रॉड्स लॉ बेसिकली एफएम रॉड साइंटिस्ट का नाम है। उसने 1886 में क्या किया, डिफरेंट सोल्यूशन ले लिए, 10-20 सोल्यूशन ले लिए। उसमें देखा कि हमारे पास जो उसमें बाइनरी सोल्यूशन बेसिकली स्टडी किए, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, हर एक सोल्यूशन का उसने क्या किया, जो कंपोनेंट थे उनकी मोल फ्रैक्शन चेंज करता गया और उनके वेपर प्रेशर जो थे, पार्शियल वेपर प्रेशर जो थे वो स्टडी करता गया। और बाद में उसने देखा कि उनके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है। एक सोल्यूशन ले लिया उसने, कोई एक सोल्यूशन था जिसमें कंपोनेंट ए था और कंपोनेंट बी था, वो वोलेटाइल, मैंने बोला आपको जो सोल्यूट है वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। तो बेसिकली इसने स्टडी क्या किया, इसने डिफरेंट जो बाइनरी सोल्यूशन थे उनके क्या किया, हर एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर निकाले, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल यानी सोल्यूशन में उनके वेपर प्रेशर क्या थे और प्योर स्टेट में उनके वेपर प्रेशर क्या थे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का निकाला और
उनकी मोल फ्रैक्शन चेंज करता गया, फिर उसके दोबारा पार्शियल वेपर प्रेशर निकाले तो उसने देखा कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। वो जो रिलेशनशिप था किसके बीच में, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन एंड विद इट्स मोल फ्रैक्शन, उसको इसने क्या कहा है, इन द फॉर्म ऑफ लॉ दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स लॉ बोलते हैं। तो रॉड लॉ हम जहाँ पे दो केस में स्टडी करेंगे, एक जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल है और सोल्यूट भी क्या है, वोलाटाइल है। दूसरे हम लेंगे जिसमें सोल्यूट क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। तो जनरली रॉड्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सोल्यूशन में कोई अगर वोलाटाइल कंपोनेंट है, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी, यहाँ पे मैं लिखा है दिस लॉ स्टेट्स दैट partial vapor pressure of a volatile component in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component, कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी। तो मैथमेटिकली फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी, मान लीजिए पी ए जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का, पी बी जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है बी कंपोनेंट का, दोनों वोलाटाइल है। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर कंपोनेंट वोलाटाइल है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसी की मोल फ्रैक्शन। तो ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, एक्स ए, तो पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स लॉ, कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, जैसे हमारे पास पानी है और हमारे पास क्या है, मिथेनॉल है। पानी का हमने वेपर प्रेशर निकाला जब वो अकेला था, तो दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इसी तरह से हमारे पास मिथेनॉल था, उसका हमने वेपर प्रेशर निकाला, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इन प्योर स्टेट। अब पार्शियल क्या है, जब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, अब सॉल्यूशन में उनका वेपर प्रेशर क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बच्चे जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनल हट जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी, पी नॉट ए एक्स ए, और इसको हम क्या लिखेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो जब जहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ये किसके बराबर आता है, ये उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर आता है प्योर स्टेट में, कि जो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था जब वो मिक्स नहीं हुआ था, उस समय उसका जो वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में, उस प्रेशर के बराबर जे कांस्टेंट आता है। याद रखना है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी लाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, उसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है किसमें, प्योर स्टेट में। इसी तरह से पी बी किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी एक्स बी, जहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, ये वेपर प्रेशर है ए एंड बी कंपोनेंट के इन प्योर स्टेट। पी ए और पी बी क्या है, ये वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए एंड बी के सॉल्यूशन में। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। तो दिस इज रॉड्स लॉ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको आगे जाके आप क्या कर सकते हो, डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का वो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, ये भी हमने लेवल में पढ़ा था कि टोटल जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर P मान लीजिए, ये किसके बराबर आ जाएगा, PA प्लस PB। तो ये आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप जहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, PA का P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। हमने कैसे निकाला, यूजिंग डाल्टन्स लॉ। बच्चे ग्राफिकली इस लॉ को आप कैसे शो कर सकते हैं, मैथमेटिकल तो मैंने आपको बता दिया कि पी ए डायरेक्टली टू एक्स ए एक्स बी, सॉरी एक्स ए आएगा यहाँ पे, और पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज डायरेक्टली टू एक्स बी,
और पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये मैंने आपको बता दिया। पी ए पी बी क्या है, वेपर प्रेशर्स हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं कंपोनेंट ए और बी के, एक्स ए और एक्स बी क्या मोल फ्रैक्शंस हैं कंपोनेंट ए और बी की, और जो यहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी ये क्या है, ये वेपर प्रेशर्स हैं प्योर कंपोनेंट ए और बी के। मैथमेटिकल तो हो गया जी, तो आप डाल्टन लॉ से टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकाल सकते हो, पी ए प्लस पी बी। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए और पी बी की वैल्यू वहाँ से लगा दीजिए तो बन जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसी लॉ को आप ग्राफिकली कैसे लिख सकते हो, जो आपने देखना है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ एक्स ए जो है यहाँ पे कितना है, 0 है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक्स ए कितना है, 0 है, तो बढ़ाते जा रहे हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 8 0.9 1। तो ये एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लिखी है मिनिमम 0, मतलब जब 0 है, यहाँ पे एक्स ए 0 है, तो आपको पता है जब दो कंपोनेंट हम मिक्स करते हैं तो दोनों की मोल फ्रैक्शन जो है उनका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स बी कितना होगा, एक्स बी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे एक्स ए 1 है तो एक्स बी यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे एक्स ए 0 है, यहाँ एक्स बी क्या है, 1 है, यहाँ एक्स ए 1 है और एक्स बी कितना है, 0 है। अब यहाँ एक्स बी कम होती जाएगी, 1.9 0.8 0.7 दोनों को मिला के 1 बनना चाहिए। अब इनको समझिए आप, यहाँ पे करना क्या, जब एक्स जहाँ एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0 है, मतलब इसमें बी आपने मिलाया ही नहीं है, प्योर कंपोनेंट है ए। तो प्योर कंपोनेंट ने ए ले लिया, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो इस तरफ हमने क्या प्लॉट करना है, इस तरफ ऊपर की तरफ हमने वेपर प्रेशर प्लॉट करना है, पार्शियल वेपर प्रेशर, इस तरफ हमने ये प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखिए ए कंपोनेंट प्योर है, क्योंकि बी जो है वो 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, मतलब ए आपका प्योर कंपोनेंट है, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। सपोज कर लीजिए वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में, तो उसको हम लेंगे पी नॉट ए, पी नॉट ए। अब इस तरफ हम क्या करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन है ए की कम होती जा रही है, इस तरफ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे देखिए एक्स ए कितना है, 0 है, तो इस समय ए हमारे पास है नहीं, उस समय क्या है, बी ही है। तो बी का भी वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, वो मान लीजिए इससे हाई भी हो सकता है, इससे लो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लो ले लेता हूँ, इससे बराबर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा आ गया पी नॉट बी, तो ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्योर स्टेट। अब आपने ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, देखिए यहाँ पे एक्स से 0 है, तो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, 0, क्योंकि ए डाला ही नहीं हमने, तो उसका वेपर प्रेशर कितना आ गया, 0। जैसे हमने इसको बढ़ाया तो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली पूर्ण होगा। ये आ गया यहाँ पे, मान लीजिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एट दिस मोल फ्रैक्शन। तो जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे, ये डायरेक्टली बोला तो ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब प्योर स्टेट में पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा ग्राफ। इसी तरह से यहाँ पे बी 0 है, तो बी का वेपर प्रेशर कितना होगा, वो भी 0 होगा। जैसे जैसे आप बी बढ़ाते जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रॉल्स लॉ क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी की इधर बढ़ रही है, इधर ए की बढ़ रही है, तो इधर ए का प्रेशर 0 होगा, इधर बी का 0 होगा, इधर ए का प्योर स्टेट का प्रेशर आएगा, इधर आएगा बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, इस ग्राफ को आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा टोटल प्रेशर, वो किसके बराबर आएगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये आएगा आपके पास ग्राफिकली रॉल्स लॉ। अब इसी क्वेश्चन के आप डिफरेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने आगे जाके न्यूमेरिकल्स निकालने हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस इससे ड्राइव कर सकते हैं, तो वो आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे आपको पता है एक्स ए इज इक्वल टू, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप एक्स ए निकाल सकते हो, एक्स ए क्या आएगा 1 माइनस एक्स बी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो P किस तरह आ जाएगा, जाएगा P नॉट ए एक्स ए की 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी कर सकते हैं। अब आप एक्स बी वाले अलग कर सकते हैं, P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। तो P आप लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस, यहाँ पे आप एक्स बी बाहर निकाल लीजिए, तो P नॉट ए माइनस P नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये क्वेश्चन भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप
एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, वो जहाँ पे लगा दी एक्स बी की, तो अनदर इक्वेशन आपके पास आएगी। तो ये सभी इक्वेशन कहाँ से ड्राइव होंगी, रॉल्स लॉ के जो हमने पढ़ा है कि फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये था हमारे पास रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब हम आगे करेंगे दूसरा रॉल्स लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट हम करेंगे रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, जैसे हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसके तो वेपर्स बनेंगे नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होगा, 0 होगा, और उसकी टोटल वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो सॉल्यूट बीइंग नॉन वोलेटाइल मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एज इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा, अगर हम बी जो है वो सॉल्यूट के रखते हैं, कंपोनेंट बी हमारा सॉल्यूट है, ए कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है, तो पीवी क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो किस तरह होता है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बट पी बी किसके बराबर है, 0 है, तो P किसके बराबर आ गया, पी ए के बराबर आ गया। बट अभी हमने पहले पढ़ा कि अगर हमारा कंपोनेंट क्या हो, वोलेटाइल हो, तो उसमें क्या होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर दैट विल बी डायरेक्टली पॉइंट टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पी ए तो हमारा क्या है, वो वोलेटाइल है, पी बी जो है, जो बी कंपोनेंट्स आ गए वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, और ए तो हमारा क्या है, वोलेटाइल है, तो पी ए क्या आएगा, डायरेक्टली पॉइंट टू एक्स ए आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ हमने लिखा P इज इक्वल टू पी ए, तो यहाँ हम क्या P इज इक्वल टू पी ए है, और इक्वेशन फर्स्ट से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो P किस तरफ आएगा, P ए डायरेक्टली पॉइंट टू एक्स ए, ये यहाँ से आ गया, P इज इक्वल टू पी ए, बट पी ए जो है वो डायरेक्टली पॉइंट टू एक्स ए है, तो P इज इक्वल टू पी ए डायरेक्टली पॉइंट टू एक्स ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट विल बी डायरेक्टली पॉइंट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए बच्चे, अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उस केस में रॉल्स लॉ क्या स्टेट करेगा, रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी किसके लिए, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जहां से हमने लिखा P इज इक्वल टू क्या है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि पी ए जो है वो डायरेक्टली इक्वल टू एक्स ए है, ऊपर किया हमने, तो जहाँ से प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, और इसको हम क्या लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी की जगह सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो है सिंपली हम यहाँ से देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट विल बी डायरेक्टली पॉइंट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जहाँ हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, रॉल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कैन बी स्टेटेड एज द टोटल वेपर प्रेशर of solution is equal to the partial vapor pressure of solvent, whereas vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। कि जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर होगा, जहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, डायरेक्टली पॉइंट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। जहाँ हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यानी कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या है, इसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इस लॉ को आगे हम एक और शेप देंगे, वहां पे हम इसको एक्स ए की जगह हम पुट करेंगे। अब आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी किस तरह होता है, 1 होता है, तो वहां से हम अनदर स्टेटमेंट जो है वो निकालेंगे रॉल्स लॉ की। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी P A इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इस इक्वेशन को नंबर दे दिए 3। तो हमें पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। इसका मतलब देखो एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जहाँ से एक्स ए किस तरह आएगा, 1 माइनस एक्स बी, तो एक्स ए जो है इक्वेशन थर्ड में क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स बी। तो जहाँ से पुट एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इन इक्वेशन थर्ड, तो हमें क्या मिलेगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। जहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए को इधर ले जाइए, पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए किसका बचेगा, 1 माइनस एक्स बी। जहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स बी को पहले लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए।
अब यहाँ से 1 माइनस इसको इधर ले जाइए, 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, एक्स बी को इधर ले जाइए, इक्वल टू एक्स बी आ जाएगा। इसको हमने इधर ले आए तो 1 माइनस ए हो गया, इसको इधर ले गए तो जो प्लस का हो गया, तो 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। जहां से आप एलसीएम ले लीजिए पी नॉट ए नीचे, तो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। बच्चे ये जो टर्म बनी पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चे ये प्योर स्टेट में प्रेशर था सॉल्वेंट का, ये है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं, कम हो जाता है। तो ये आ गया प्योर स्टेट में, ये आ गया सॉल्यूशन में। तो ये कितना कम हुआ ये डिफरेंस हमें बताएगा। मान लीजिए जब वाटर प्योर स्टेट में था उसका वेपर प्रेशर था हमारे पास मान लीजिए 700 mm ऑफ मर्करी, और जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो वो हो गया 600। तो कितना डिफरेंस हो गया, 700 माइनस 600। तो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, कितना वेपर प्रेशर लो हो रहा है सॉल्यूशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो ऊपर टर्म बनी है इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए बच्चे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पहले 700 था तो हो गया 600, कितना डिफरेंस आया, तो ये आ गया 700 के पीछे कितना डिफरेंस आ गया बच्चे, ये आ गया 700 माइनस 600, तो 100 का डिफरेंस आ गया, ये आ गई ऊपर वाली टर्म। तो जब हमारे पास 700 वेपर प्रेशर था उसके पीछे कितना डिफरेंस आया बच्चे, 100 आ गया। तो एक के लिए कितना डिफरेंस आएगा, जो हम लिखेंगे 700 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 700, ऐसे ये लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या बताएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए को बोलेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर, और इस पूरी टर्म को पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं कि अगर हमारा जो वेपर प्रेशर था 700 से कहाँ चला गया, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, 600 पे चला गया जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो 700 था तो कितनी चेंज आई, डिफरेंस कितना आया 100 का। कैसे निकाला हमने, 700 माइनस 600। अगर हमारा एक वेपर होता, वेपर प्रेशर हमारा 1 mm होता तो फिर कितनी चेंज आती, तो हम उसके कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं उसको, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये हम ऐसे लेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए से जब डिवाइड किया ये पूरी टर्म क्या बन जाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया, एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जहां से अनदर स्टेटमेंट बनेगी रॉड्स लॉ की, रॉड्स लॉ स्टेट्स दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 4 से हमें रॉड्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट दे दी, रॉड्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। कैसे हो सकता है, आपको सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हो, फिर आपको दिया हो सॉल्यूशन में कितना है, तो आपको पूछा जा सकता है एक्स बी निकालिए। जहाँ उसका आपको एक्स बी दिया हो, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हो, आपको पूछा जा सकता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर निकालिए सॉल्यूशन का क्या होगा, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का क्या होगा सॉल्यूशन में, जहाँ से सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो पूछ सकते हैं आपको। तो यहाँ टोटल 3 ही वेरिएबल हैं, 3 में से कोई भी 2 हो, एक्स बी पता हो, पी नॉट ए पता हो तो आप पी ए निकाल सकते हैं, पी ए पता हो, पी नॉट ए पता हो, एक्स बी निकाल सकते हैं, पी ए और एक्स बी पता हो तो पी नॉट ए निकाल सकते हैं। तो जहाँ ऐसा इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 1 तो एक्स बी क्या होगा 0 होगा, जहाँ एक्स ए 0 है तो एक्स बी क्या होगा 1 होगा। एक्स ए 1 मतलब प्योर स्टेट में, बी इसमें 0 है, तो ये आ गया इसका प्योर स्टेट में पार्शियल वेपर प्रेशर। बी जो है इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ ए कम हो रहा है, तो इस तरफ ए बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर जो है वो इस तरफ बढ़ता जाएगा, बट मैक्सिमम इतना ही होगा।
इधर आपका ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि बी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, चाहे वो प्योर स्टेट में हो चाहे वो सोल्यूशन में हो। तो ये ग्राफ आ गया फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नेक्स्ट हम करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये हम कल नया जो वीडियो आपको लेके आएंगे। तो इसमें आज इतना ही, तो इसको ध्यान से देखिए बच्चे। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट आता है आप मुझे पूछिए। थैंक यू बच्चे।